हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 15। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, क्योंकि ये दो टॉपिक थे जो बच रहे थे। इनके साथ हमारा ये डिमांड सप्लाई, ये मार्केट मैकेनिज्म, ये सब खत्म हो जाएगा। तो आज के हमारे लेक्चर का एजेंडा है, और ये लेक्चर देखिए शॉर्ट होगा बिकॉज इसमें हमें दो टॉपिक पढ़ना है और ये दोनों ही काफ़ी छोटे टॉपिक हैं। तो आज का एजेंडा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो हम इसे, जैसे कि हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम उसको ई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम इसको ई वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ई वाई स्टैंड्स फॉर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, एनी कमोडिटी, ओके, डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इसके डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अगर इसके डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या होगा? इट इज द ओके, अगर हमें इनकम लिखना हो तो हो जाएगा इट इज द measurement of percentage change in the demand of a commodity due to percentage change in the इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। ठीक है, तो ये उसका डेफिनेशन हो गया। और मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाते समय बहुत डिटेल में बताया था कैलकुलेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे उतना डिटेल नहीं बताऊँगा, बस मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए किसी कंज्यूमर की जब इनकम Y1 थी तो उसका जो डिमांड था, मान लीजिए कोई भी कमोडिटी X है तो उसका डिमांड था QD1 ऑफ X। ठीक है, X स्टैंड फॉर दैट कमोडिटी। ठीक है, और अगर आप X हटाना चाहते हैं हटा दीजिए। और मान लीजिए उस व्यक्ति की इनकम बढ़ के Y2 हो गई, देन हिज डिमांड विल इंक्रीज टू QD2 ऑफ कमोडिटी X। ओके, तो आप इन दोनों से कैसे कर सकते हैं? चेंज विल बी QD2 माइनस QD1 डिवाइडेड बाई QD1 इंटू 100। ये आपको परसेंटेज चेंज इन डिमांड दे देगा। और अगर आपको परसेंटेज चेंज इन इनकम निकालनी है तो परसेंटेज चेंज इन इनकम निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा? It will be y2 minus y1 into 100 divided by y1। ठीक है, तो इस तरह से आप परसेंटेज चेंज इन इनकम निकाल लेंगे। दिस इज द परसेंटेज चेंज इन इनकम, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये आपका क्या है? ये है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी X। ठीक है, तो इस तरह से, और एक बार आपको परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन इनकम मिल गया तो इनका रेशियो जो है वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। ठीक है, बाकी मैंने डेफिनेशन आपको बता ही दिया। अब देख लेते हैं, इसके भी कुछ डिग्री होते हैं।
ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी के भी अपने कुछ डिग्री होते हैं, या आप कह लीजिए कि टाइप्स होते हैं। तो लेट अस सी दैट थिंग, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि हमने प्राइस इलास्टिसिटी में पढ़ा था, उसी तरह से यहाँ होगा कि इफ़ ई वाई, ठीक है, इफ़ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, इफ़ ई वाई इज ग्रेटर देन 1, then we can say that income elastic demand, ठीक है। अगर किसी भी कमोडिटी के लिए अगर ई वाई ग्रेटर देन 1 आता है तो वो कमोडिटी इनकम इलास्टिक होगा, यानी उस कमोडिटी का डिमांड इनकम इलास्टिक होगा। ओके, इसका ई वाई ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है कि परसेंटेज चेंज इन क्यू डी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। यानी कि ऐसे कौन से कमोडिटीज़ हैं जिनका डिमांड ड्रास्टिकली चेंज होता है इनकम चेंज होने से, तो ऑब्वियसली लग्जूरियस गुड, क्योंकि जब भी किसी भी कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो वो सबसे पहले लग्जरीज एक्वायर करना शुरू करता है। बिकॉज इसेंशियल कमोडिटी तो एक इंसान लो इनकम पे जितना इसेंशियल कमोडिटी दाल चावल रोटी सब्जी जो वो खा रहा था वो इनकम बढ़ने पे भी वही खाएगा। तो इनकम बढ़ने से किस चीज़ का डिमांड बढ़ता है? तो इनकम बढ़ने से हमेशा लग्जूरियस कमोडिटीज़ का डिमांड बढ़ता है, ठीक है। तो लग्जूरियस गुड्स, ठीक है। तो अगर कोई भी कमोडिटी जिसका डिमांड इनकम इलास्टिक है तो ऑब्वियसली वो कमोडिटी एक लग्जूरियस कमोडिटी, लग्जूरियस गुड होगा, ठीक है। ये क्या हो गया? ये टाइप 1 हो गया। लेट्स सी टाइप 2। ओके, इसको अगर हम टाइप 2 की बात करें तो मान लीजिए अगर किसी कमोडिटी की अगर इनकम इलास्टिसिटी ई वाई, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, ओके। इसका मतलब है कि वो कमोडिटी क्या होगी? वो कमोडिटी का जो डिमांड होगा वो होगा इनकम इन इलास्टिक, ठीक है। उस कमोडिटी की डिमांड होगी इनकम इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसी कौन सी कमोडिटीज़ होती हैं? तो ऑब्वियसली इसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, ठीक है। इसेंशियल गुड्स, ठीक है। इसेंशियल्स गुड वो होते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो जो भी है रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। ख़ास करके अगर मैं मतलब खाने पीने की बात करूं तो जैसे कि राइस हो गया, व्हीट फ्लोर हो गया, ठीक है, ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, जो भी बेसिक चीज़ें आप कंज्यूम करते हैं वो इनकम बढ़ने से उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है। क्योंकि आप लो इनकम पे जो चीज़ें खा रहे थे अमूमन तौर पे आप इनकम बढ़ने पे भी उन चीज़ों का डिमांड वही रहता है। वो अलग बात है कि अगर आप लो इनकम पे पनीर नहीं खा रहे थे या फिर नॉनवेज के आइटम्स नहीं खा रहे थे तो इनकम बढ़ने से इन चीज़ों का डिमांड बढ़ सकता है। लेकिन जो चीज़ें आप लो इनकम पे जिस क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे थे उनका डिमांड कुछ खास नहीं बढ़ता है। तो जो भी इसेंशियल कमोडिटीज़ हम लो इनकम पे कंज्यूम करते हैं इनकम बढ़ने पे भी समवॉट हम वही कंज्यूम करते हैं। इसीलिए इन कमोडिटीज़ की जो डिमांड है वो हमारी इनकम बढ़ने से ज़्यादा चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए इनकी इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा टाइप देखते हैं, ठीक है। अब फटाफट देख लेते हैं, इस लेक्चर को मैं 15-20 मिनट में वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। तो अब देख लेते हैं ई वाई इज इक्वल टू 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिटरी इनकम इलास्टिक डिमांड, ठीक है।
और ई वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ क्या होगा, मतलब यहाँ पर जो डिमांड कर्व बनेगी उसका जो स्लोप होगा वो 45 डिग्री होगा, जो मैंने आपको बताया था प्राइस इलास्टिसिटी में, ठीक है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन इनकम, ठीक है। तो अगर डेल और परसेंटेज चेंज इन इनकम क्या होगा, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल वाई एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल एक्स, ठीक है। तो अगर डेल वाई डेल एक्स है तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका स्लोप 45 डिग्री होगा और डिमांड कर्व ऑब्वियसली हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है एक्सेप्ट कि इन्फीरियर गुड हो, ठीक। तो ई वाई इज इक्वल टू 1, और अगर आपको इसका ग्राफ समझना है डिटेल में तो ई वाई इज इक्वल टू 1, ई वाई इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ई वाई इज इक्वल टू 0, इन सबको मैंने लेक्चर नंबर 14 में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देख लेते हैं, 3 टाइप हो गए। ओके, चौथा टाइप देखते हैं। चौथा टाइप देख लेते हैं व्हेन ई वाई इज इक्वल टू इनफाइनाइट। देखिए, ये जो ई वाई इज इक्वल टू 1, ई वाई इज इक्वल टू, ये सब बस थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए अच्छे हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। मैं समझाता हूँ क्यों। पहले तो इसको ई वाई इज इक्वल टू इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परफेक्टली इनकम इलास्टिक डिमांड। मैंने इनकम उड़ा दिया, आप समझ लीजिएगा, परफेक्टली इनकम इलास्टिक डिमांड। अगर किसी कमोडिटी की ई वाई इनफाइनाइट है तो उसका डिमांड परफेक्टली इनकम इलास्टिक डिमांड होगा। ई वाई इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, देखिए ई वाई था क्या, ई वाई था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ ए कंज्यूमर, ठीक है। अब इसे इनफाइनाइट होने के लिए क्या मतलब है, मतलब जो चेंज इन इनकम है ये नियर टू 0 होना चाहिए और ये फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर एक नेग्लिजिबल नियर टू 0 होगा और ये न्यूमरेटर चेंज इन डिमांड पॉजिटिव होगा, एक फाइनाइट नंबर होगा, तो ये इनफाइनाइट आएगा। अब आप इमेजिन करिए कि ऐसी कौन सी कमोडिटी है जिसका कि डिमांड फाइनाइट, मतलब फाइनाइट नंबर में बढ़ता हो और इनकम बिल्कुल 0 की तरह बदले। तो प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इनकम जब भी बढ़ता घटता है तो अगर लग्जूरियस गुड है तो इनकम बढ़ने से उसकी डिमांड बढ़ती है, इसेंशियल कमोडिटी है तो इनकम में चेंज आने से उसके डिमांड पे जो चेंज आती है वो बहुत स्मॉल होती है। ऐसा कोई कमोडिटी आपको नहीं मिलेगा प्रैक्टिकली जहाँ पे इनकम नियरली 0 चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाए। तो ये जो है ई वाई इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये जस्ट फॉर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए। और इसका ग्राफ क्या होगा वो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा है डिटेल में। अब आ जाते हैं ई वाई इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा नंबर 5। ऑलराइट, सो लेट्स टेक ई वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ई वाई इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब ये 0 है, मतलब ये न्यूमरेटर 0 है, न्यूमरेटर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी कमोडिटी जो कंज्यूमर के इनकम चेंज होने से जिसका डिमांड चेंज ना हो रहा हो, तो ऐसी कमोडिटी का एग्जांपल होता है सॉल्ट। इसकी प्राइस इलास्टिसिटी भी 0 होती है और सॉल्ट एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी प्राइस इलास्टिसिटी भी 0 होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0, और सॉल्ट की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी 0 होती है। यानी कि अगर किसी कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाए तो उससे उसका सॉल्ट का कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं, वो जितना लोअर इनकम पे सॉल्ट कंज्यूम कर रहा था इनकम बढ़ने पे भी उतना ही कंज्यूम करेगा। तो ई वाई इज इक्वल टू 0 या फिर ई इज इक्वल टू 0, सॉल्ट एक ऐसा एग्जाम्पल है तो जो दोनों जगह फिट होता है। और ई वाई इज इक्वल टू 0 का ग्राफ मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा है।
अब आते हैं इसमें, देखिए इसमें एक डिफरेंट डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी आपको देखने को मिलेगी, वो है ई वाई इज लेस देन जीरो। ठीक है, व्हेन ई वाई इज लेस देन जीरो, ई वाई मीन्स लेस देन जीरो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ई वाई होता क्या है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब अगर ई वाई जीरो है, इसका मतलब है कि इनमें से कोई एक क्वांटिटी जीरो है। अब हम मान लेते हैं कि अगर किसी कंज्यूमर का जो इनकम है, इनकम बढ़ रहा है, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो रिड्यूस हो रहा है, तो उस केस में ये जो परसेंटेज चेंज इन क्यूडी है ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर इनकम बढ़ने से किसी कमोडिटी की डिमांड घट रही है, अमूमन तौर पे इन ऑल नॉर्मल कंडीशन व्हेन एवर इनकम इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, बट अगर मान लीजिए कोई ऐसी कमोडिटी है जिसका इनकम बढ़ने से डिमांड घट रहा है, तो वो परसेंटेज चेंज इन डिमांड नेगेटिव आएगा, इसीलिए ई वाई नेगेटिव। अब सवाल है कि ऐसा कौन सा गुड है जो कि कंज्यूमर के इनकम बढ़ने से उसका डिमांड कम हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं इन्फीरियर गुड। ठीक है, ओके। तो ऐसा कौन से कमोडिटीज़ हैं जिनका कंज्यूमर इनकम बढ़ने से डिमांड कम होता है? तो वो है इन्फीरियर गुड्स। इन्हीं इन्फीरियर गुड्स को हम गिफिन गुड्स भी कहते हैं। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स या गिफिन गुड्स। अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं जो मतलब थोड़े आप कह सकते हैं कि जो लो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स हों। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए वीट और बाजरा, एग्जांपल लेते हैं वीट और बाजरा। ओके, एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल बिटवीन वीट एंड बाजरा। ठीक है, इन दोनों से ही फ्लोर बनता है। अब देखिए जो वीट है ये एक नॉर्मल गुड है। ठीक है, आप जब भी मार्केट में जाएंगे तो आपको वीट फ्लोर ज्वार या बाजरा से थोड़ा कॉस्टली मिलेगा, यानी कि ज्वार और बाजरा लोग यूजुअली डिमांड नहीं करते हैं। आपको ज्वार या बाजरा का आटा आपको बहुत लो डिमांड में दिखेगा, यानी कि लोगों के परसेप्शन में ज्वार या बाजरा एक इन्फीरियर गुड है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर गरीब है, उसकी इनकम लो है, तो उसका एक्सपेंडिचर भी लो होगा, तो अगर वो वीट फ्लोर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो वो ज्वार और बाजरा को अफोर्ड करेगा, बिकॉज ज्वार और बाजरा को नॉर्मली लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो इसकी प्राइस कम होगी। बिकॉज ज्वार और बाजरा के प्राइस कम है, इसलिए एक लो इनकम व्यक्ति इसको परचेस करेगा। लेकिन जिस दिन उस व्यक्ति की इनकम बढ़ जाएगी तो वो भी ज्वार बाजरा के बजाय वीट का डिमांड करने लगेगा। यानी ज्वार या बाजरा अगर एक इन्फीरियर गुड है इन द माइंड ऑफ द पीपल, तो वो इनकम बढ़ते ही लोग उसका कंजम्पशन कम कर देंगे या ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो यही होता है। अब ज्वार या बाजरा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन दे आर लोअर देन वीट, नो, इट इज़ ओनली इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। लोगों के दिमाग में साइकोलॉजिकल सेटअप है कि ज्वार और बाजरा इन्फीरियर है, इसीलिए इसे लोग लो इनकम पे तो डिमांड करते हैं, पर इनकम बढ़ते ही इसकी डिमांड लोग कम कर देते हैं या इसे परचेस करना ही बंद कर देते हैं। तो गिफिन गुड्स, तो यहाँ पे एक पॉइंट और भी है, जो भी इन्फीरियर गुड्स होते हैं या गिफिन गुड्स होते हैं, ये एक स्पेशल केस होता है जहाँ पे डिमांड कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। यानी गिफिन गुड के केस में अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है। दिस इज द वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। दिस इज द वायोलेशन, अगर हम इसको बोले तो दिस इज द वायोलेशन
दिस इज द वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्योंकि हमने अभी तक लॉ ऑफ डिमांड में ये देखा था कि वेन एवर द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड विल रिड्यूस। पर इन्फीरियर गुड में जब भी प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी बढ़ता है। ये क्यों होता है? देखिए अगर इन्फीरियर गुड का प्राइस बढ़ रहा है, पहले तो आप ये समझिए कि इन्फीरियर गुड कोई भी ऐसी कमोडिटी है जो लोगों के दिमाग में इन्फीरियर है। तो अगर ज्वार और बाजरा का प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि व्हीट की प्राइस तो कहीं ज़्यादा बढ़ रही होगी, बिकॉज ज्वार और बाजरा लोगों के लिए इन्फीरियर है। और अगर ज्वार और बाजरा की प्राइस बढ़ रही है तो व्हीट की प्राइस तो कहीं ज़्यादा बढ़ रही होगी। तो जो भी लो इनकम पीपल हैं उनकी ये मजबूरी है कि अगर ज्वार बाजरा के प्राइस बढ़ेगी तो भी वो सिर्फ इसी का डिमांड बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज व्हीट तो उनके लिए और अनअफोर्डेबल हो गया। तो इन्फीरियर गुड, अब आप ऐसा समझिए ना कि जब भी किसी इन्फीरियर कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है तो आप ये समझ लीजिए कि जितने भी उस कैटेगरी के, सिमिलर कैटेगरी के जो उसके सब्स्टिट्यूट हैं जो कि नॉर्मल गुड कैटेगरी में, उनकी प्राइस कहीं ज़्यादा होगी। तो जब भी इन्फीरियर गुड का प्राइस बढ़ेगा तो इन्फीरियर गुड का ही डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए ये लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करता है। इट्स ए स्पेशल केस। अब इसी के साथ एक और स्पेशल केस है, ठीक है, ओके। तो इसी को एग्जांपल लेके और समझा देते हैं। एक और भी ऐसी कैटेगरी ऑफ कमोडिटी है जिसके केस में प्राइस बढ़ने से उसका डिमांड बढ़ता है, उसको बोलते हैं वेबलेन गुड्स, या ये होते हैं गुड्स विच आर एसोसिएटेड विद सोशल प्रेस्टीज, ठीक है। यानी कि ऐसे गुड्स एंड कमोडिटीज जो कि सोशल प्रेस्टीज से जुड़ा हो, यानी लोग उस गुड या कमोडिटी को कंज्यूम करने, अपने पास रखने में, समाज में अपने आप को बहुत प्रेस्टिजियस फील करते हो। एग्जांपल ले लीजिए आईफोन का, ठीक है, आईफोन जैसे भी इसको लिखते हो, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं आईफोन का, ठीक है, मैंने बस आईफोन लिख दिया, जो भी एक्चुअली में लिखते हो मुझे नहीं पता। तो आईफोन एक ऐसी कमोडिटी है, देखिए आईफोन के जितने भी नए मॉडल आते हैं वो सारे ही हायर टू हायर, मतलब उनकी प्राइस लगातार बढ़ती रहती है, लेकिन उनके प्राइस बढ़ने के बावजूद भी उनका डिमांड बढ़ता रहता है, जस्ट बिकॉज कि आईफोन हमारे इंडिया में सोशल प्रेस्टीज से कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट करते हैं कि जिसके पास आईफोन है ही इज क्वाइट रिच, क्वाइट प्रेस्टिजियस। वेदर दिस इज प्रैक्टिकली ट्रू इन ऑल केसेस आर नॉट, आई डोंट नो, बट हाँ, लोग आईफोन को वन ऑफ द रीजन जो आईफोन यूज करने का है, आईफोन नो डाउट इट्स ए ग्रेट फोन, आई एम नॉट गोइंग इन अदर थिंग्स, बट वन ऑफ द रीजन फॉर यूजिंग आईफोन इज दैट इट इज एसोसिएटेड विद सोशल प्रेस्टीज। तो मेरे कहने का मतलब क्या था कि जो भी इन्फीरियर गुड्स होते हैं इनके जब प्राइस बढ़ती है तो इनका डिमांड बढ़ता है, और जो वेबलेन गुड्स हैं जो सोशल प्रेस्टीज से एसोसिएटेड होते हैं ये भी ऐसे गुड्स होते हैं। या मान लीजिए कोई पेंटिंग है, ठीक है, कोई पेंटिंग है, या फिर मान लीजिए कि कोई टीपू सुल्तान की मतलब कोई हमारे हिस्टोरिकल किसी किंग की कोई मतलब तलवार, कोई सोर्ड है, या फिर कुछ भी, कोई भी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का कोई आर्टिकल है, तो ये चीज़ें अपने पास रखना सोशल प्रेस्टीज की बात है। तो इन केसेस में इन चीज़ों के प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ता है। इसीलिए बहुत महंगी पेंटिंग्स, क्योंकि एक पेंटिंग की प्राइस यूं ही नहीं बढ़ती है। अगर एक पेंटिंग की प्राइस बहुत हाई कोट की जाती है तो उसी हाई कोट पे कई बार लोग उसके हाई डिमांड्स क्रिएट करते हैं, जस्ट बिकॉज कि दे एसोसिएट विद द प्रेस्टीज, ओके। तो हर वो चीज़ जिसमें लोग अपना सोशल प्रेस्टीज देखते हैं उसके प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड बढ़ती है, बट ओनली इन द कैटेगरी ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और रिच पीपल। फाइनली ये हमारे लिए सब ये एग्जांपल्स और आईफोन पे डिस्कशन कोई रेलेवेंस नहीं है।
सो लेट्स मूव टू फाइनल थिंग इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, कॉन्सेप्ट 2, एक तो था हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और कॉन्सेप्ट 2 है हमारा, ओके सॉरी, कॉन्सेप्ट 2 इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा ट्रिकी भी है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, और ये ट्रिकी है काफ़ी। देखिए, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लिखते हैं ईसी से, जैसे हम इनकम को ईवाई से लिख रहे थे, क्रॉस इलास्टिसिटी को हम ईसी से लिखते हैं। सो ईसी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। ओके, दिस इज वाई नॉट एक्स, ठीक है। यानी कि कोई कमोडिटी वाई है, वाई कमोडिटी का प्राइस अगर चेंज हो रहा है तो एक्स कमोडिटी का, अगर कोई कमोडिटी वाई है, अगर उसका प्राइस चेंज हो रहा है तो कमोडिटी एक्स के डिमांड में क्या चेंज आएगा। तो अगर एक्स और वाई, अगर वाई एक्स को अफेक्ट कर रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब एक्स और वाई या तो सब्स्टिट्यूट हों या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हों, ठीक है। तो इफ प्राइस ऑफ वाई कैन affect demand of X, then it is only possible when either X and Y commodity are substitute, ठीक है। अगर X और Y commodity substitute हैं तब ये possible हो सकता है रिलेशन, या फिर X and Y commodity आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो अगर Y की प्राइस X के डिमांड को अफेक्ट कर रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब X और Y या तो आपस में सब्स्टिट्यूट हों या फिर X एंड Y आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हों। तो लेट्स सी नाउ द एनालिसिस पार्ट। ओके, लेट मी स्क्रॉल इट डाउन and also okay go maximum है, ठीक है। ठीक है, ओके। अब देखिए, अगर x एंड y और सब्स्टिट्यूट, पहला केस लेते हैं, अगर x और y सब्स्टिट्यूट हैं then their EC will be positive, ठीक है। If cross elasticity of demand is positive, it implies that X and Y are substitute to each other. Okay, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर EC पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है X एंड Y आर पॉजिटिव। अब देखिए ये कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कोई दो कमोडिटी हैं X और Y और वो आपस में सब्स्टिट्यूट हैं, से फॉर एग्जांपल X इज टी, Y इज कॉफ़ी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि कॉफ़ी की अगर प्राइस बढ़ जाए, अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाएगी तो लोग किस पे शिफ्ट होंगे, टी के कंजम्पशन पे, यानी कि जो टी का डिमांड है, ओके, ये बढ़ जाएगा। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, अगर X एंड Y सब्स्टिट्यूट है, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी, तो अगर कॉफ़ी की प्राइस और बढ़ जाती है तो लोग कॉफ़ी का कंजम्पशन कम कर देंगे और वो शिफ्ट हो जाएंगे टी पे। तो कॉफ़ी की प्राइस बढ़ने से टी की जो कंजम्पशन या डिमांड है ये बढ़ जाएगी। यानी आप देखिए, अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ रही है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, चेंज इन द प्राइस पॉजिटिव होगा। और कॉफ़ी की प्राइस बढ़ने से
जो टी जो उसका सब्स्टिट्यूट है, इसका डिमांड बढ़ रहा है, तो चेंज इन डिमांड ये भी पॉजिटिव आएगा। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं तो क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा पॉजिटिव या ग्रेटर देन जीरो आएगा। यानी कि अगर दो कमोडिटी एक्स एंड वाई हैं और अगर उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है तो वो आपस में सब्स्टिट्यूट होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री का केस, यहीं पे देख लेते हैं। ओके, मान लीजिए अगर क्रॉस इलास्टिसिटी EC और क्रॉस इलास्टिसिटी EC इज लेस देन जीरो, यानी अगर क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव आता है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव है इसका एक ही मतलब है कि x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड। x और y क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। कार एंड पेट्रोल, ठीक है। लेट सपोज कार इज x एंड दिस पेट्रोल इज y। अगर मान लीजिए पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है, यानी प्राइस ऑफ पेट्रोल, जब भी पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी तो जो पेट्रोल कार है उसकी डिमांड घट जाएगी, यानी डिमांड ऑफ द पेट्रोल कार विल रिड्यूस। अब देखिए, अगर प्राइस बढ़ रही तो चेंज इन प्राइस तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से पेट्रोल कार की डिमांड घट रही है। तो अगर डिमांड घट रही है यानी जो इनिशियल डिमांड था, फाइनल डिमांड इनिशियल से कम हो गया, तो चेंज इन डिमांड या परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, इसीलिए इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव आएगी। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे यही था कि जब भी हम क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। अगर ये EC पॉजिटिव है यानी x एंड y आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, इफ EC इज नेगेटिव देन x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हाउ एंड वाई आई हैड एक्सप्लेन्ड इट, एंड इन द नेक्स्ट lecture I will decide on what topic we have to begin, either the national income or the poverty. So for today, thank you so much.